नमस्कार स्टूडेंट्स, हम पिछले वीडियोस के अंदर मूल के आर्मिक संयुक्त मान ज्ञात करने की विधियां और हमने 5 विधियों के नाम पढ़े थे। उसके अंदर पहली विधि थी लेखाचित्र विधि, नंबर 2 द्विभाजन विधि, नंबर 3 रेगुला फाल्सा विधि, नंबर 4 पुनरावृत्ति विधि, नंबर 5 न्यूटन रेफसन विधि। तो इन विधियों के अंदर सर्वप्रथम हम द्विभाजन विधि इसका अध्ययन करेंगे। इस विधि के अंदर देखिए स्टूडेंट्स, हमें कुछ स्टेपों का अध्ययन करना होगा। नंबर 1 स्टेप क्या है स्टूडेंट्स, यहां पर है स्टेप ए फर्स्ट, यदि फलन f दो वास्तविक मानों a तथा b के मध्य क्या हो, सतत होना चाहिए। क्या हो, सतत हो। और यदि f a और f b के विपरीत चिन्ह हो, यहां पर f a अगर एक पॉजिटिव मान दे रहा है तो f b अगर नेगेटिव दे रहा है तो उसके a और b के मध्य कम से कम एक क्या होगा, मूल अवश्य विद्यमान होगा। स्टूडेंट्स यहां पर f a और f b, यहां पर एक मान तो नेगेटिव आएगा और एक मान क्या आएगा स्टूडेंट्स, पॉजिटिव आएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो यहां पर a और b के मध्य एक मूल अवश्य विद्यमान नहीं होगा। स्टूडेंट्स यहां पर क्या है, कंडीशन होना जरूरी है, इसमें एक मान क्या है, नेगेटिव होना जरूरी है और एक मान क्या होगा, पॉजिटिव होना जरूरी है स्टूडेंट्स। अब उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स स्टेप सेकंड, और स्टेप सेकंड के अंदर हमें क्या ध्यान में रखना है, यहां पर माना एफ ए, यहां पर हमने एक कंडीशन मानी है एफ ए अगर हमारा ऋणात्मक मान मिल गया, क्या है, ऋणात्मक मान मिल गया, और एफ बी है वो क्या मिल गया स्टूडेंट से, धनात्मक मान मिल गया। क्या है, मान लीजिए हमारे पास किसी भी फलन को हमने हल किया तो एफ ए का मान तो ऋणात्मक प्राप्त हुआ है, जबकि एफ बी का मान है वो क्या स्टूडेंट से धनात्मक प्राप्त हुआ है। तो इनके मध्य स्थित मूल वो क्या होगा स्टूडेंट्स, मैं x0 मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं, x0, और उसका मान निकालने के लिए हमारे पास एक सूत्र क्या है, a और b को जोड़कर 2 का क्या लगा देंगे, हमें भाग लगा देंगे स्टूडेंट्स, जो कि क्या होगा, प्रथम संयुक्त मान होगा। क्या होगा, हमारा प्रथम संयुक्त मान होगा। इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर अगले स्टेप के अंदर यहां पर जो x0 मान हमें प्राप्त हुआ है वो वापिस हमें क्या है, इस फलन के अंदर रखना होगा। तो यहां पर मैं इस फंक्शन के अंदर या बहुपद के अंदर मान पुट कर देता हूं, और मान पुट करने के बाद में अगर मान लीजिए इसका मान 0 प्राप्त हो जाता है, या इस बहुपद या समीकरण को क्या है, संतुष्ट कर रहा है, तो यही हमारा क्या है, सही मूल होगा। यही क्या होगा, सही मूल होगा। आगे हमें हल करने की जरूरत है ही नहीं स्टूडेंट्स। लेकिन ऐसा नहीं हो तो हमें क्या करना होगा, देखिए स्टूडेंट्स पुनः स्टेप 4 के अंदर देखिए एफ x0 और नॉट इक्वल टू 0। इसका अर्थ ये हुआ, अगर यहां पर जो x0 मूल हमें प्राप्त हुआ है वो इस समीकरण को, दी गई समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, तो हमें क्या करना होगा, अगली स्टेप के अंदर यहां पर मूल क्या है, यहां पर a प्लस बी बट्टे 2, या फिर दूसरी कंडीशन क्या हो सकता है, a प्लस बी बट्टे 2, और यहां पर दूसरा मान क्या होगा स्टूडेंट्स, b होगा। इसके मध्य कहीं ना कहीं क्या होगा, विद्यमान होगा। क्या होगा, विद्यमान। अगर देखिए स्टूडेंट्स एफ x0 का ऋणात्मक चिन्ह हो तो मूल है वो द्वितीय अंतराल के अंदर क्या होगा, उपस्थित होगा। किसके अंदर होगा, द्वितीय अंतराल के अंदर उपस्थित होगा। इस प्रकार जिस अंतराल में मूल स्थित हो उसको 2 समान भागों में विभाजित करते जाते हैं, जब तक कि मूल का वांछित सूत्रता तक मान प्राप्त नहीं हो जाए स्टूडेंट्स। और अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, हम एक एग्जांपल लेते हैं, और उस एग्जांपल के अंदर हम किस प्रकार से इस मेथड को समझेंगे। देखिए स्टूडेंट्स एग्जांपल हम देखेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम द्विभाजन विधि की सहायता से एक क्वेश्चन को हल करते हैं, जो कि बीकानेर यूनिवर्सिटी के अंदर 11, 13, 16 और 18 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर द्विभाजन विधि की सहायता से कोई क्वेश्चन हमें यहां पर मूल ज्ञात करना पूछा जाता है तो किस प्रकार से हल करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, सर्वप्रथम यहां पर जो हमें क्या है, समीकरण दी हुई है उसको एफ एक्स के बराबर लिखेंगे, तो x की पावर 3 माइनस 9x और प्लस का 1। अब यहां पर लिखने के बाद में देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर
जो अंतराल दिया हुआ है हमें, तो उसके अंदर हमें क्या है, सतत बता रहा है यहां पर। अतः एफ एक्स जो कि x बराबर 2 और 4, इसके मध्य क्या है, सतत है। यहां पर जो हमने द्विभाजन मेथड है उसके अंदर अध्ययन किया है, सतत होना क्या है, आवश्यक है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, अंतराल 2 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 4 में क्या होना चाहिए, सतत है। क्या है, सतत है। अगर हमें x बराबर 2 और x बराबर 4 वैल्यू नहीं दी हो तो हम किस प्रकार से हल करेंगे, आगे इस तरीके का एक एग्जांपल लेंगे स्टूडेंट्स, उसके अंदर समझेंगे। यहां पर पुनः हमें क्या करना होगा, अब f2 का मान निकालना होगा। पहला मान x बराबर हमें 2 पर ज्ञात करना है, तो यहां पर जो भी हमें समीकरण दी हुई है या हमने इसको क्या है, बहुपद के अंदर कन्वर्ट कर लिया है, तो इस पर f2 का मान है वो कितना आएगा स्टूडेंट्स, यहां पर 2 की पावर 3 और माइनस 9 गुणा 2 और प्लस 1। तो इसको अगर सरल करें तो यहां पर 8 माइनस 18 और प्लस 1, यहां पर इसको सरल करने पर हमारा मान कितना आएगा, माइनस 9। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं f2 के ऊपर हमारा मान है वो क्या है, ऋणात्मक है स्टूडेंट्स। क्या है, ऋणात्मक। अब इसी तरीके से हम f4 का मान निकालेंगे। किसका मान, f4 का। तो यहां पर 4 की पावर 3 माइनस 9 गुणा 4 और प्लस का 1, यहां पर इसको अगर हम सरल करें तो देखिए स्टूडेंट्स प्लस 29 मान आता है। कितना मान आएगा, प्लस 29। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं f4 पर हमारा मान कितना है, धनात्मक मान है। हो कितना ही चाहे, क्या है, धनात्मक मान है। तो अब आगे हमें क्या करना होगा, देखिए स्टूडेंट्स f2 और f4 अगर इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करवाएं तो दोनों के दोनों मान, यहां पर एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है, तो मान हमारा क्या है, लेस देन क्या मिलेगा, 0। 0 से क्या है, छोटा ही होगा। तो इस प्रकार हम देखिए स्टूडेंट्स क्या कर देंगे, f2 गुणा f4 लेस देन 0। तो इस प्रकार यहां पर एक मान धनात्मक है और एक क्या है, ऋणात्मक है। तो इसके मध्य कम से कम एक मूल अवश्य ही क्या होगा स्टूडेंट्स, विद्यमान होगा। यहां पर जो हमने मेथड के अंदर पढ़ा है, तो f(x) का मूल 2 तथा 4 के मध्य स्थित होगा। क्या होगा, मध्य स्थित होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने द्विभाजन विधि और उसका पहला स्टेप, इसके अंदर हमें एक सूत्र पढ़ा था। अगर एक मान ऋणात्मक हो और एक धनात्मक मान हो, एक ऋणात्मक मान और दूसरा धनात्मक हो, तो यहां पर एक मूल है वो अवश्य ही क्या होगा स्टूडेंट्स, विद्यमान होगा। और उस मूल को निकालने के लिए हमने क्या सूत्र पढ़ा है, a प्लस बी और बट्टे क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, प्रथम सन्निकटन, कौन सा मान, प्रथम सन्निकटन मान। और प्रथम सन्निकटन मान निकालने के लिए यहां पर x1 और x1 का मान कितना आएगा स्टूडेंट्स, 2 प्लस 4 और बट्टे 2 लगा देंगे, तो यहां पर मान कितना मिलेगा, 3 प्राप्त होता है। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, x1 बराबर जो हमें क्या है, 3 प्राप्त हुआ है। ये कौन सा मान है, हमारा धनात्मक मान है। कौन सा है, धनात्मक है मान। अब इस x1 बराबर 3 को अगर इस समीकरण के अंदर हम मान रखते हैं तो देखिए स्टूडेंट्स, f(x1) बराबर 0 प्राप्त हो रहा है या f(x1) नॉट इक्वल टू 0। तो यहां पर देखिए f3, तो इसका मान 3 की पावर 3 और माइनस 9 गुणा 3 और प्लस का 1। यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, f3 और उसका मान, इसको हल करने पर हमें 1 प्राप्त होगा, जो कि हमारा कौन सा मान है, धनात्मक मान है। कौन सा मान है, धनात्मक मान है। अब यहां पर 0 तो प्राप्त हुआ नहीं, f(x1) और बराबर है 0 तो प्राप्त नहीं हुआ हमें, क्या है, नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है। तो अगली स्टेप हमने क्या अध्ययन किया है, अगली स्टेप के अंदर यहां पर जो हमें x1 का मान प्राप्त हुआ है, यहां पर f3 और उसका मान धनात्मक है, तो यहां पर पहले हमें ऋणात्मक मान कौन से पर प्राप्त हुआ है, f2 पर हमारा क्या है, ऋणात्मक मान है। तो इन दोनों के मध्य क्या होगा, एक मूल अवश्य ही क्या होगा स्टूडेंट्स, विद्यमान होगा। तो उसके बाद में हमें यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, f2
और गुणा F3 और उसका मान क्या होगा स्टूडेंट से 0 से छोटा होगा। तो इन दोनों के मध्य एक मूल क्या होगा अवश्य ही विद्यमान होगा। तो यहां पर कह सकते हैं Fx का मूल वो किस किस के मध्य होगा स्टूडेंट्स। यहां पर देखिए 2 तथा 3 के मध्य होगा, मध्य स्थित होगा। अब किसके मध्य होगा 2 और 3 के मध्य कहीं ना कहीं स्थित होगा। अब 2 और 3 के मध्य स्थित होगा तो हमारा देखिए स्टूडेंट प्रथम सन्निकटन निकाल लिया। इसी तरीके से हम कौन सा निकाल लेंगे द्वितीय सन्निकटन मान। और द्वितीय सन्निकटन मान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा स्टूडेंट्स x2 बराबर क्या करना होगा x0 प्लस x1 और बट्टे क्या कर देंगे 2। और यहां पर देखिए स्टूडेंट्स हमारा क्या होगा 2 और 3 को जोड़कर 2 प्लस 3 और बट्टे क्या कर देंगे 2 और इसको हल करेंगे तो कितना मान आएगा 2.5। अब हम देखिए स्टूडेंट्स यहां पर f 2.5 का मान निकालते हैं। किसका मान निकालते हैं 2.5। तो यहां पर 2.5 उसकी पावर 3 माइनस 9 गुणा 2.5 और प्लस का 1। अगर इसका मान अगर हम सरलीकरण करने के बाद में निकालें तो माइनस के अंदर 5.87 निकल कर आता है, जो कि क्या है हमारा ऋणात्मक मान है। क्या है स्टूडेंट्स ऋणात्मक मान है। अब ऋणात्मक मान होने के कारण यहां पर देखिए स्टूडेंट्स f यहां पर प्रथम सन्निकट जो प्राप्त हुआ है हमें उसके ऊपर इसका मान क्या है नॉट इक्वल टू क्या है 0 है। तो इस समीकरण को संतुष्ट तो नहीं कर रहा है, तो ये आंसर तो हमारा हो नहीं सकता। तो आगे हमें क्या करना होगा देखिए स्टूडेंट्स यहां पर अगर हमारा ऋणात्मक मान है तो इससे पहले वाला दोनों मानों में से पॉजिटिव मान हमारा किस पर प्राप्त हुआ। देखिए स्टूडेंट्स यहां पर F3 के ऊपर हमारा मान क्या है पॉजिटिव है और ये मान क्या है नेगेटिव है। तो उससे अगला मान है वो स्टूडेंट्स हमारा Fx का मान या मूल बोल सकते हैं। यहां पर 2.5 तथा 3 के मध्य कहीं ना कहीं क्या होगा स्थित होगा। तो इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट्स हमें क्या है तृतीय सन्निकटन मान निकालना होगा। कौन सा तृतीय सन्निकटन मान। और तृतीय सन्निकटन मान निकालने के लिए वही सूत्र x3 बराबर यहां पर देखिए स्टूडेंट्स 2.5 और 3 को जोड़कर किसका भाग लगा देंगे 2 का। तो 2.5 और प्लस 3 और बट्टे क्या कर देंगे 2। और इसी तरीके से इसका मान अगर हम निकालें तो यहां पर 2.75 निकल कर आता है, 2.75 निकल कर आता है। अब यहां से देखिए स्टूडेंट्स 2.57 निकलने के बाद में हमें आगे क्या करना होगा f 2.75 और इसके ऊपर फंक्शन का मान निकालते हैं, जो कि हमारा मान कितना आएगा 2.75 और इसकी पावर है 3 और माइनस का चिन्ह 9 गुणा 2.75 और प्लस का 1। अगर हम इसको सरल करें तो सरलीकरण करने के बाद में हमारा मान -2.96 निकल कर आएगा। क्या आएगा जो कि क्या है ऋणात्मक मान है स्टूडेंट्स। क्या है ऋणात्मक है। यहां पर f 2.75 का मान 0 तो प्राप्त हुआ नहीं, तो इसलिए हमारा ये आंसर तो परफेक्ट हो नहीं सकता स्टूडेंट्स। तो हमें क्या करना होगा यहां पर ये मान तो ऋणात्मक है और उससे अगला पीछे वाला जो मान है वो धनात्मक किस पर प्राप्त हुआ। देखिए स्टूडेंट्स यहां पर f 2.75 और यहां पर ये तो मान क्या है स्टूडेंट्स ऋणात्मक है। अगर ऋणात्मक को हम धनात्मक से गुणा कर दें तो वापिस हमारा रिजल्ट है वो क्या आएगा ऋणात्मक आने वाला है। क्या है ऋणात्मक। तो यहां पर लेस देन क्या कर देंगे 0। लेकिन यहां पर जो पॉजिटिव मान है वो किस पर प्राप्त हुआ है स्टूडेंट्स F3 पर पीछे वाला मान है वो क्या है पॉजिटिव प्राप्त है। तो इस प्रकार से यहां पर अगला मान है वो किसके मध्य होगा स्टूडेंट्स Fx का मूल 2.75 तथा 3 के मध्य स्थित होगा, 3 के मध्य स्थित होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स अगला हमारा मान है वो क्या निकलेगा चतुर्थ सन्निकटन मान। कौन सा चतुर्थ सन्निकटन और मान। अब देखिए चतुर्थ सन्निकटन मान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा स्टूडेंट्स x4 और यहां पर क्या है 2.75 और प्लस 3 और बट्टे क्या कर देंगे 2 कर देंगे। इसको सरलीकरण करने के बाद में 2.88 में निकल कर आता है और इस 2.88 पर यहां पर फलन का मान है वो कितना आएगा। देखिए स्टूडेंट्स 2.88 और उसकी पावर 3 -9 गुणा 2.88 और प्लस का 1।
इसको अगर मैंने सरलीकरण किया तो यहां पर इसका मान है स्टूडेंट्स f 2.88, इसका मान है वो -1.03 निकल कर आता है। कितना? -1.03। अब इसके ऊपर देखिए स्टूडेंट्स 2.88 पर हमारा फंक्शन का मान शून्य तो प्राप्त हुआ नहीं, तो ये तो हमारा परफेक्ट आंसर हो नहीं सकता। तो आगे हमें क्या करना होगा, ये हमारा कौन सा मान आया है? ऋणात्मक मान आया है। और यहां पर पीछे देखिए स्टूडेंट्स 3 पर हमारा मान क्या है? पॉजिटिव है। तो इसलिए हम कह सकते हैं f(x) का मूल f 2.88 और गुणा f3 लेस देन क्या होगा? शून्य होगा स्टूडेंट्स। ये ऋणात्मक, ये पॉजिटिव, तो इसका परिणामी क्या होगा? ऋणात्मक, जो कि क्या है? शून्य से छोटा है। इस प्रकार से हम देखिए स्टूडेंट्स 2.8 और 3 इनके मध्य क्या होगा? मूल स्थित होगा। तो यहां पर पंचम और सन्निकटन मान, और पंचम सन्निकटन मान निकालने के लिए देखिए स्टूडेंट्स x5 बराबर हम 2.88 और 3 और बट्टे क्या कर देंगे? 2, यहां पर 2.94, जो कि यहां पर f 2.94 पर अगर हम मान निकाले तो इसका देखिए स्टूडेंट्स मान है वो माइनस के अंदर 0.05 निकल कर आता है। क्या आएगा? -0.05। इस पर भी क्या है? फंक्शन संतुष्ट नहीं हो रहा है क्योंकि शून्य प्राप्त नहीं हुआ है। तो अगला मान है वो यहां पर ये मान तो ऋणात्मक है स्टूडेंट्स। तो इससे पिछले वाला पॉजिटिव मान किस पर प्राप्त हुआ? हमें यहां पर f3 पर हमारा क्या है? पॉजिटिव मान है। तो इसी प्रकार हम निकालते जाएंगे मान। अब यहां पर देखिए f 2.94 और गुणा f3 लेस देन क्या होगा? शून्य होगा। क्या होगा? शून्य। और इसी प्रकार आगे बढ़ने पर अगर हम x6 का मान निकालें तो यहां पर 2.93 और 75 प्राप्त होता है। क्या है स्टूडेंट्स? 2.9375 प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से जो f(x) के मूल का सबसे अच्छा सन्निकट मान है, क्या है? सबसे अच्छा सन्निकट मान है। अब देखिए स्टूडेंट्स द्विभाजन विधि हो चाहे कौन सी रेगुलर फाल्सा मेथड हो, यहां पर कम से कम 4 या 5 मान है वो हमें निकालने जरूरी है, तभी हमें यहां पर वो कंप्लीट नंबर मिलेंगे। अन्यथा यहां पर देखिए स्टूडेंट्स हमें परफेक्ट आंसर प्राप्त नहीं होगा। अब अगला मेथड है स्टूडेंट्स, हम रेगुलर फाल्सा मेथड या मिथ्या स्थिति मेथड या जिसे रैखिक अंतर्वेशन बोल सकते हैं, उसका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।